हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। बच्चों याद रखना, हम लोग एग्रीगेट डिमांड की पूरी यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस एग्रीगेट डिमांड की पूरी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं जो कि था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो पहले बच्चों वो वाला चैप्टर पढ़ लेना, उस चैप्टर की वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस चैप्टर पर आना। क्यों? क्योंकि जब हम कोई सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं तो हमें बातें अच्छी तरह से समझ में आती है। तो एग्रीगेट डिमांड का पिछला चैप्टर पहले देख लेना, उसके बाद बच्चों इस चैप्टर को देखना है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल यानी कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कोई भी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बच्चों आपको याद होगा कि क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पॉइंट को। और अगर आपको याद हो कि वहां पर मैंने आपको इस तरह पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, जबकि हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ये पढ़ा था ना, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ओके। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हम लोग ने माइक्रो वाले टॉपिक में पढ़ा था। देखिए यार कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर बात होती है पूरी होल ऑफ इकोनॉमी की। तो अब हम ये देख रहे हैं कि होल ऑफ इकोनॉमी के लिए उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा। तो बच्चों इकोनॉमी की जब बात करते हैं होल ऑफ इकोनॉमी की, तो वहां पर भी जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो वहां पर होता है जबकि उसका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तब होती है जबकि हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी एडी और एग्रीगेट सप्लाई यानी एएस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है व्हेन द एग्रीगेट डिमांड दैट मींस एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जबकि हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ओके। दैट मींस बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है व्हेन द एडी इक्वल टू एएस। एडी यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहीं पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मानी जाती है, ओके बच्चों। अब समझना, हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि एडी यानी एग्रीगेट डिमांड हम लोग कैसे निकालते हैं? C प्लस आई। C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट। यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ये होता है एग्रीगेट डिमांड। जबकि एएस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो C प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग ऐड होकर बनता है एएस। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जबकि C प्लस आई इक्वल टू होंगे C प्लस एस के, ठीक है। C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां से भी C कैंसिल किया और यहां से भी C कैंसिल किया, दोनों जगह C आ रहा था, कैंसिल हो गया। तो दैट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी व्हेन द I इक्वल टू S। I इक्वल टू S यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो जाए, ओके। तो बच्चों देखो, हम अपनी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1, जबकि एडी इक्वल टू एएस कहें यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए। एंड नंबर 2 कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है
व्हेन द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, ठीक है। तो अब देखो हम अपनी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो टाइप के अप्रोच को यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट इज ADAS अप्रोच, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड नंबर सेकंड इज अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी SI अप्रोच। ये वाला देख लो, SI सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम दो तरीके से अपना इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, या तो ADAS अप्रोच से या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। बच्चों इन दोनों में से कोई भी अप्रोच का हम यूज करें, मेरा आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो चलिए वन बाय वन इनको टेस्टिंग करते हैं और इनका एक शेड्यूल बना करके और डायग्राम बना करके इन दोनों अप्रोच को समझते हैं। यस बच्चों, इक्विलिब्रियम निकालने का अब समझते हैं अपना फर्स्ट अप्रोच, जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो देखो बच्चों, इस अप्रोच को समझने के लिए हम बना रहे हैं एक टेबल, ठीक है। देखो टेबल कैसे बनी, पहले इनकम, फिर कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जबकि AD इक्वल टू AS होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है। तो देखो हम ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमने एग्जांपल लिया सेम वही पिछला वाला एग्जांपल जो हमने पिछले चैप्टर में भी लिया था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। हमने एज्यूम किया कि मेरी इनकम 0 रुपए की थी पहले, फिर 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से मेरी इनकम इंक्रीज करती जा रही है। अब देखिए कंजम्पशन, बच्चों 0 रुपए की इनकम पर भी हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं 40 रुपीस का, ये कौन सा है, हमने पिछले चैप्टर पढ़ाया था। ये कौन सा कंजम्पशन होता है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये क्या है मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले मेरा कंजम्पशन था 40 रुपीस का, फिर हो गया 120, देन 200, 280, 360 और लास्ट में 440। ओके, ये हो गया कंजम्पशन। अब क्या निकालना है, सेविंग। पर जो सेविंग कैसे निकलती है कि इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम में माइनस कर दी कंजम्पशन तो आ जाएगी सेविंग। देखिए 0 माइनस 40, तो यहाँ पर सेविंग कितनी हो रही है, माइनस 40 रुपीस की हो रही है, ठीक है। फिर से 100 माइनस 120, तो सेविंग कितनी की हुई, माइनस 20 की। फिर 200 माइनस 200, सेविंग 0 रुपए की। 300 माइनस 280, तो अब सेविंग कितनी हुई, 20 की। 400 माइनस 360, 40, 500 माइनस 440, ये हो गया 60। तो ये बच्चों ने निकाल लिया सेविंग। ओके, नेक्स्ट ये क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट। बच्चों हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट है 40 रुपीस का। इन्वेस्टमेंट कितने कर रहे हैं, 40 रुपीस का। एंड इन एवरी लेवल ऑफ इनकम मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो कौन से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कौन से इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग केवल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फॉरएवर 40 रुपीस का ही रहेगा, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब निकालते हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I। तो देखो 0 रुपए पर कंजम्पशन कितना हो रहा है, 40 रुपीस का, इन्वेस्टमेंट कितना 40, तो 40 प्लस 40 एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 80 की, ठीक है। नेक्स्ट करो 120 प्लस 40, ये हो गया 160। इस तरह ऐड करते जाओ, 200 प्लस 40, 240, ये आ गया 320, ये हो गया 400 एंड लास्ट में 480। ये हो गई बच्चों हमारी एग्रीगेट डिमांड। कैसे निकाला, C प्लस I, ठीक है। और लास्ट में निकालते हैं एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यानी C प्लस S कर लिए। तो देखिए कंजम्पशन कितना है 40 का, सेविंग कितनी माइनस 40 की, तो 40 और ये माइनस 40 दोनों ऐड करो कितना हो गया 0, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई 0। फिर देखो 120 और ये माइनस 20 कितना हो गया 100। नेक्स्ट 200 प्लस 0,
200, 280 प्लस 20, 300, 400, 500। ठीक है, ये क्या आ गया? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जबकि हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए। तो देखो बच्चों, कितनी इनकम पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मुझे इक्वल दिख रही है। कौन सी इनकम पर देखो डिमांड और सप्लाई इक्वल दिख रहा है? तो आप नोटिस करेंगे बच्चों, 400 रुपीज की जब इनकम होती है तो 400 रुपीज की इनकम पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं। देखो यहाँ भी 400 है और यहाँ भी 400 है। ठीक है ना? तो इस वाली इनकम पर हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम मानी जाएगी, क्योंकि इस इनकम लेवल पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी। ओके, अब देखो बच्चों, इसी को डायग्राम की हेल्प से, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज हम एक्सप्लेन करते हैं तो डायग्राम से भी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए, नीचे एक्स एक्सिस पर इनकम और वाई एक्सिस पर एडी एएस। सो देखो बच्चों, हमारा जो एडी है वो इस तरह से जाता है, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। ये चीज बच्चों हमने पिछले चैप्टर में दिखाया था आपको कि एग्रीगेट डिमांड इस तरह से क्यों जाता है। आप देखो, जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो जीरो इनकम पर भी 80 रुपीज का हो रहा है और कंटिन्यू इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड इस तरह से जाता है। जबकि आप नोटिस करो बच्चों, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो जीरो की इनकम पर जीरो है, जीरो इनकम पर जीरो है, 100 पर 100, 200 पर 200, 300 पर 300। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वास्तव में वही हमारी इनकम होती है। तो आप देख सकते हो, जितनी हमारी इनकम है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो जीरो की इनकम में जीरो होता है, तो वो उसकी ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 45 डिग्रीज पर इस तरह से मूव करता है। इसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्रीज पर बच्चों ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जहां पर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वही हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी पॉइंट पर हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम मानी जाती है। तो बच्चों, हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर हुआ? जहां पर ये एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो होता है हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके बच्चों, अब समझना, हम लोग इंडियन हैं, हम केवल उसी बात से वास्ता नहीं रखते जो हमसे रिलेवेंट है, बल्कि हम ये बात भी जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना? हम ये बात भी जानना चाहते हैं कि हमारे अगल बगल आसपास क्या हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या हो रहा है और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा, हम ये बात भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो तो इसी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होगी, जहां पर एडीएस इक्वल हो जाते हैं। बट हम जानना चाहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या होगा, यानी इस सिचुएशन में, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों, इस लेवल में क्या हो रहा है कि मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है। इन दिस सिचुएशन एडी इज मोर देन एएस। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। जैसे आप देखो बच्चों, इस शेड्यूल में 0 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की जो इनकम थी, आप देखिए वहां पर क्या हो रहा था कि मेरी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। आप कंपेयर करो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो सोचिए बच्चों, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले बहुत कम हैं, तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लग जाता है, बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, खरीदने वाले बहुत हैं और सप्लाई बहुत ही कम हो पा रही है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लग जाता है। बट याद रखना, हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं।
तो यानी यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर होल ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं। तो बच्चों जब मेरी गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, यानी लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जबकि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सप्लाई मेरी कम है, तो मेरी गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? गवर्नमेंट क्या करती है कि वो सबसे पहले काम क्या करेगी? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत हो रही है और प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट फर्स्ट ट्राई क्या करेगी? अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगी। और जब सोचिए प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाहेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ता है। तो बच्चों जब ये सिचुएशन होती है कि AD इज मोर देन AS, तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट मान लीजिए प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद भी हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा लिया, लेकिन इसके बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है और अभी भी मेरी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। अभी मेरी डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो रही है और मेरी सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट भी क्या करती है? प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देती है, वो भी प्राइस को बढ़ाएगी। जो कि आज देखो हमारी इंडिया में यही हो रहा है, हमारी इंडिया में यही हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या करी? अब धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा के देख लिया, जितना हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते थे हमने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अल्टीमेटली मजबूरी में हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग होल ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड इस मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होती है तो हमारी गवर्नमेंट पहले कोशिश करती है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी डिमांड तब भी ज्यादा होती है तो फिर वो प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करती है। ओके, अब देखो फिर से कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा, यानी इस वाली सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो क्या होगा? तो सोचो बच्चों इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मेरी डिमांड कम है और इस बार सप्लाई ज्यादा हो गई है, यानी इन दिस सिचुएशन नाउ AS इज मोर देन AD। अब मेरी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। जैसे आप देखिए ये सिचुएशन लास्ट वाले में, इसमें क्या हो रहा है कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई है एग्रीगेट डिमांड से। सोचिए इस केस में क्या होगा कि अब क्या हो रहा है? खरीदने वाले बहुत कम हैं, अब मेरा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी कि जब देखिए खरीदार है ही नहीं है, बायर है ही नहीं मार्केट में, तो मेरी गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोडक्शन घटाएगी। हमारी गवर्नमेंट अब क्या करेगी? प्रोडक्शन घटाएगी, और जब प्रोडक्शन घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घट जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा कि प्रोडक्शन भी घटेगा और एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। कब होगा? व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में तब होगी व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चों हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होगी? व्हेन द AD इक्वल टू AS। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं AD-AS अप्रोच। यस बच्चों, अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सेकंड अप्रोच पर, जो कि है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालने का सेकंड अप्रोच है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SI अप्रोच। और बच्चों इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम तब होगी व्हेन द सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, व्हेन द S इक्वल टू I होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसे समझने के लिए कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं और सेम यही डायग्राम जो मैंने अभी पिछले अप्रोच के लिए बनाया था उसी को लेकर चलते हैं। और बस क्या करते हैं कि ये AD-AS यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि मुझे अब AD-AS की जरूरत ही नहीं है। मुझे जो इक्विलिब्रियम निकालना है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से निकालना है, तो मुझे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से मतलब ही नहीं है। तो बच्चों अपने टेबल में देखो फिर से, ये हमारी सेविंग और ये हमारा इन्वेस्टमेंट। तो देख लीजिए
कितनी इनकम लेवल पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो बच्चों, आप फिर से देखेंगे कि मेरी 400 रुपए की जब इनकम होती है तो 400 रुपए की इनकम पर हमारी सेविंग कितनी हो रही है 40 रुपीज की, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 40 का। तो हम देख सकते हैं कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो भी हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो 400 का ही होगा। 400 के लेवल पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है। जबकि इससे पहले देखिए बच्चों, इससे पहले की पोजीशन क्या हो रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। तो इन दिस सिचुएशन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। जबकि नीचे देखो लास्ट वाले में लेवल पर क्या हो रहा है कि मेरा सेविंग ज्यादा हो गई है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। यानी इन दिस सिचुएशन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी व्हेन द सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए 400 की इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो देखो बच्चों, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग भी हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो 400 का ही बन रहा है, जहां पर मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ठीक है, तो अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बना है। आप देखिए बच्चों, नीचे x एक्सिस पर इनकम दिखाया है और y एक्सिस पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दिखाया है। तो बच्चों अपने इन्वेस्टमेंट को देखो कि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि ये ऑटोनोमस वाला इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल सेम रहता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होगा वो x एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, जबकि बच्चों जो सेविंग्स है, आप नोटिस करें सेविंग जो है वो पहले नेगेटिव में थी। जीरो इनकम पर सेविंग कितनी हो रही थी -40, फिर -20, फिर जीरो हुई, फिर 20, 40, 60 हो गई। तो सेविंग का जो कर्व होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट करेगा, अब वो इस तरह से जाएगा। दिस इज सेविंग। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हमारी जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल कहां पर हो रहे हैं, यहां पर देखो बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पर होगा जहां पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था। तो एक पॉइंट अगर यहां से मिलाएं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि जहां पर मेरा AD AS इक्वल होते हैं उसी लेवल पर मेरा S और I भी इक्वल होते हैं। जहां पर AD AS इक्वल होता है वहीं पर मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होती है, दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम होता है। तो यहीं पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके बच्चों, तो ये था मेरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसमें हम लोग ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हेल्प से इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड किया। ओके बच्चों, तो ये हमारे दोनों अप्रोच कंप्लीट हो गए। हमने AD AS अप्रोच भी समझ लिया और साथ में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी समझ लिया, और देख लिया दोनों तरीकों से मेरा आंसर बिल्कुल सेम आता है। ओके बच्चों, तो मेरी ये वीडियो कुछ बड़ी हो रही है तो हम अपने आप को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं आपसे। होप सो आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।